एक और चैप्टर पढ़ते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर 9 पर्यावरण व स्वास्थ्य पर वाद विवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। सबसे शानदार चैप्टर यही है दोस्तों इस किताब का, BHIE 143 में। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि मतलब WHO के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो स्वास्थ्य एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति है। साथ ही व्यक्ति में रोगों की अनुपस्थिति भी होनी चाहिए। यह है कंप्लीट हेल्थ की डेफिनेशन। पर्यावरण प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार, विकास को प्रभावित करता है। खराब पर्यावरण की दशाओं के कारण व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। वर्तमान में हमें सतत विकास करना चाहिए जिससे कि आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो तथा पर्यावरण का नुकसान भी न हो, ताकि वर्तमान पीढ़ी व भावी पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्राकृतिक व मानव निर्मित पर्यावरण पर प्रभाव डालता है क्योंकि मानव पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है। तो जो इंसान है वो नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे कि एक पारिस्थितिक तंत्र और मानव निर्मित जैसे कि शहर है, ठीक है, और बांध है, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के एग्जाम्पल हैं। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण पर इंसान प्रभाव डालता है क्योंकि वो इससे इंतःक्रिया करता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया गया था 1948 में। इसके अंतर्गत मानव के स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों का दर्जा दिया गया था, यानी कि प्रत्येक इंसान को एटलीस्ट स्वास्थ्य की जो फैसिलिटीज़ है, बेसिक फैसिलिटीज़, वो प्रोवाइड की जानी चाहिए एक गवर्नमेंट के द्वारा। अल्मा अता घोषणा दोस्तों एक अच्छा सवाल आ सकता है 10 नंबर का। इस घोषणा को कजाकिस्तान, ये मध्य एशिया का एक देश है कजाकिस्तान, के शहर अल्मा अता में सितंबर 1978 को अपनाया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। इसका उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ केयर, इसका पर्पस था, के अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना था। विकासशील देशों में आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा को उत्तम बनाने हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय कदम था। लेकिन यह घोषणा असफल हो गई क्योंकि इसमें यह नारा लगाया गया था कि 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000। तो ऐसा संभव नहीं हुआ, 2000 ईस्वी तक सभी लोग स्वस्थ नहीं हुए। तो ये जो घोषणा थी ये असफल हो गई, अल्मा अता घोषणा। ध्यान रखना, कजाकिस्तान के शहर अल्मा अता में सितंबर 1978 में ये अपनाया गया था। इसकी आलोचना की गई क्योंकि 2000 ईस्वी तक सभी का उत्तम स्वास्थ्य हो जाए यह संभव नहीं है, और इस घोषणा में स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। साथ ही स्वास्थ्य प्रणाली को विकेंद्रित नहीं किया गया था, डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया था हेल्थ सिस्टम को। अल्मा अता घोषणा में कमियों को सुधारने हेतु बेलाजियो केंद्र, इटली में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने हेतु चयनात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, सेलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर, SPHC शुरू की गई, जिसमें निम्न बातों पर ध्यान केंद्रित था: विकास निगरानी, मौखिक निर्जलीकरण, उपचार, टीकाकरण, खाद्य अनुपूरण, महिला साक्षरता और परिवार नियोजन, और स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग, ये इसमें शामिल था चयनात्मक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। यह सब दोस्तों पॉइंट लिखने हैं आपको अल्मा अता घोषणा में, ठीक है, ध्यान रखना। भारत का स्वास्थ्य तंत्र देख लेते हैं दोस्तों, हेल्थ सिस्टम किस तरह से काम करता है भारत में। तो भारत में स्वास्थ्य देखभाल के विकास के इतिहास को 3 चरणों में हम बांटते हैं। एक तो प्राथमिक चरण जो कि 1947 से 1983 के बीच में रहा है। इसके अंतर्गत भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए 2 बातें लागू होनी थी। कोई व्यक्ति अगर आर्थिक रूप से सक्षम, कैपेबल नहीं है तो भी उसे स्वास्थ्य सुविधा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति अगर जिस राज्य से संबंध रखता है वहाँ की राज्य सरकार का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके स्वास्थ्य की देखभाल वो करे। दूसरा चरण पढ़ लेते हैं 1983 से 2000 ईस्वी के बीच में। तो 1983 ईस्वी में भारत में पहली नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी। इसका उद्देश्य था सभी भारतीयों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त हो। इसके अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए दूसरे चरण में 1983-2000 ईस्वी के बीच में: खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकना, दवाइयों व पोषक पदार्थों का वितरण, और स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल सभी स्वास्थ्य अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करना ताकि कार्य निष्पादन प्रभावी तरीके से हो, जो काम हो दोस्तों अच्छे से हो।
भारत ने यह स्वास्थ्य नीति अलग अलग घोषणा पत्रों के बाद ही लागू की थी, जिससे 2000 ईस्वी तक सभी को स्वास्थ्य अधिकारों को लाभ मिले। लेकिन इस नीति में अनेक कमियां होने के कारण वर्ष 2002 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लागू की गई थी। तो तीसरा चरण पढ़ लेते हैं 2000 ईस्वी से अब तक। तो इस चरण में सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने हेतु निजी क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो खुलेंगे, जिसमें जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं जुड़ेगी। साथ में सार्वजनिक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी जिसको बोलते हैं, को प्रोत्साहित किया गया। जैसे एक सरकारी अस्पताल की इमारत को अगर कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है तो इसे पीपीपी के अंतर्गत माना जाता है, यानी कि उसके अंदर, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सरकार ने किसी ठेकेदार को कह दिया कि आप हमारे लिए हॉस्पिटल बना दो, ठेकेदार बना देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो ट्रिपल पी के अंतर्गत आते हैं, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। पीपीपी के अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के संसाधन व विशेषज्ञता उपयोग कर सार्वजनिक बुनियादी ढांचे व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी देख लेते हैं 1983 दोस्तों। इस नीति का प्राथमिक लक्ष्य था कि 2000 ईस्वी तक सबके लिए स्वास्थ्य प्राप्त करना। इसे 6th 5 ईयर प्लान, जो कि 1980 से 85 के बीच में था, के दौरान घोषित किया गया। सुविधाओं का यह विस्तार इसमें किया गया था। काफ़ी सारी सुविधाएं थी इसके अंदर हेल्थ से रिलेटेड, लेकिन यह नीति ज़्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग नहीं दी गई थी अच्छे से। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का अधिकांश समय परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सफल बनाने में चला जाता। तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स होते हैं ना, ठीक है, तो उसमें जो हेल्थ वर्कर्स था वो अपना टाइम खर्च कर देता था, तो और बाकी चीज़ों के लिए उसके पास में समय नहीं होता। क्योंकि दोस्तों भारत में जनसंख्या वृद्धि अनेक शुरू से ही एक बड़ा मसला रहा है। ग्रामीण जनता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के विचार को स्वीकार नहीं कर सकी। सामुदायिक भागीदारी न के बराबर थी। संक्रामक बीमारियों व रोग मुक्ति कार्यक्रमों की तरफ ध्यान न देकर सिर्फ मृत्यु दर पर अधिक ध्यान दिया गया। अधिकतर बीमारियों का इलाज प्राइवेट अस्पतालों में था, अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का 70% दायित्व है निजी क्षेत्रों के पास था। उस समय भारत में 75% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे थी, अतः उनके लिए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवा पाना संभव नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखना, रूरल जो पॉपुलेशन थी वो भारत में अभी भी ज़्यादा है, तो सभी के लिए ये मतलब अफोर्डेबल नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। संरचनात्मक समायोजन नीति पढ़ लेते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज़ को कहते हैं एसएपी। अगर कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ व वर्ल्ड बैंक से पैसा उधार लेता है तो उन देशों को अपने यहाँ पर विशेष आर्थिक नीतियाँ अपनानी पड़ती हैं, जिसे संरचनात्मक समायोजन नीति कहते हैं। इससे वहाँ की सरकारों को खर्च कम करना पड़ता है, सार्वजनिक क्षेत्र पर खर्च कम करना पड़ता है। साथ ही मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड हेतु अपने बाजारों को स्वतंत्र रूप से खोलना होता है। तो ध्यान देना, जैसे कि मान लो बांग्लादेश ने कहा कि हमें पैसे उधार चाहिए, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक कहेगी कि आप अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी, यानी कि आप अपनी मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति आप हमारे अनुसार बनाएंगे, आप अपना जो बजट है वो हमारे अनुसार ही बनाएंगे, ठीक है। और आपको मतलब योजनाओं के लिए, स्कीम के लिए, है ना, पब्लिक वेलफेयर के लिए कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये सब बातें कही जाती है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये नीति कहलाती है दोस्तों एसएपी। इस नीति के कारण तीसरी दुनिया के देशों को अपने प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सार्वजनिक खर्च कम करना पड़ता, जिससे इस क्षेत्र में निवेश कम होने के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार नहीं हुआ है। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90 के बीच में रही है। में नव उदारवादी नीतियां अपनाएगी, जिससे कि निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी बढ़ी है। इसमें शामिल थी सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल की कटौती, सार्वजनिक अस्पतालों में निजी निवेश, है ना, मतलब सरकारी अस्पतालों में दोस्तों जैसे बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो ला के रखेगी, ऐसा कुछ, ठीक है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तकनीक का हस्तक्षेप, स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग पर शुल्क। तो 1980 के बाद में जब नियो लिबरलिज्म आया तो दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र में ये परिवर्तन देखे गए कि सरकारी अस्पतालों में दोस्तों जो एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और जो मशीनें होती हैं वो निजी क्षेत्र उपलब्ध करवा रहा था। औद्योगिकरण और पूंजीकरण के प्रभाव से बड़े बड़े निगमों को उत्थान हुआ। निगम मतलब कॉरपोरेट, है ना, का उत्थान हुआ तथा उन्नत चिकित्सा सेवाओं की मांग बढ़ती चलेगी, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र में नई उदार नीति आई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी स्वास्थ्य देखभाल में निजीकरण पर ही ध्यान दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना व 10वीं पंचवर्षीय योजना में लोगों को स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं से दूर कर दिया गया, जिससे कि राष्ट्रीय बीमा प्रणाली भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हुई व निर्धनों को सभी सेवाएं मुफ्त नहीं मिल पाई। तो दोस्तों
भारत में अब निजी क्षेत्र का जो हस्तक्षेप है सार्वजनिक क्षेत्र में वो बढ़ता चला जाएगा, जिससे कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वो अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। ये याद रखना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002, इस नीति के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइजेशन करके जनसाधारण तक यानी कि आम आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया। केंद्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की गई है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पब्लिक हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर करती थी पहले, वो खर्चा बढ़ा दिया गया। अब बजट में ज़्यादा पैसे डाल दिए गए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में वे जीडीपी का 5.2% से बढ़ाकर 6% कर दिया गया। इसके लिए राज्य व केंद्र सरकारों ने अपने बजट में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आर्थिक अधिक धन आवंटित किया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को राज्य स्तर, जिला स्तर, तहसील स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया गया, जिससे कि सभी को एक समान व न्याय संगत तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसमें शामिल समूहों की भागीदारी बढ़ाएगी। केंद्र व राज्य सरकार, निजी क्षेत्र व स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी आदि ने मिलकर दोस्तों स्वास्थ्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम भारत में किया। ये सब पॉइंट आपको लिखना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ये सवाल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 में बीमारी की देखरेख हेतु स्वास्थ्य अधिकारी व नर्सिंग स्टाफ का प्रशिक्षण यानी कि उनकी ट्रेनिंग, सूचना, शिक्षा व संचार की स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिका, महिला स्वास्थ्य व स्वास्थ्य क्षेत्रों में वैश्वीकरण के प्रभाव का विश्लेषण कर सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करवाएगी। आगे है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 12 अप्रैल 2005 ईस्वी को शुरू किया गया। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री द्वारा 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय संगत, सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सबकी पहुंच सुनिश्चित हो। क्योंकि गांव में लोग अनेक रोगों से पीड़ित होते हैं, जैसे कि बच्चों व महिलाओं की कुपोषण और एनीमिया होता है। कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, गर्भ व्यवस्था से संबंधित परेशानी होती है। और गांव के अंदर HIV एड्स इसके भी कैसे ज़्यादा होते हैं। कैंसर, अंधापन, हृदय रोग, कुष्ठ रोग, है ना, यानी कि लेप्रोसी, और तपेदिक यानी कि TB रोग जो है गांव के अंदर ज़्यादा होता है। तो इन बीमारियों को दूर करने के लिए लाया गया था NRHM, याद रखना है 2005 में। तो NRHM ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता को दूर करके सार्वजनिक संसाधन उपलब्ध करवाता है। साथ ही NRHM दूषित पेयजल, खराब स्वास्थ्य, लैंगिक असमानता, सामाजिक चुनौतियों से लड़ने में भी मदद करता है। यह 5 दृष्टिकोणों पर अपना ध्यान केंद्रित करता है NRHM। पहला है सामुदायिकरण, कम्युनिटी बेस्ड आप मान सकते हैं। NRHM के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य को सुधारने हेतु सामुदायिक भागीदारी पर जोर दिया जाता है। इसलिए ग्रामीण स्वास्थ्य व स्वच्छता समितियां गांव में समुदायों का सशक्त व जागरूक बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं का आमजन तक उपलब्ध करवाती है। तो सामुदायिकरण का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि समाज में ही काफ़ी सारे लोग मिलकर के स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाए तो सामुदायिकरण कहलाएगा। तो NRHM में गाँव वालों की, है ना, ज़्यादा भूमिका होती है। वो सरकार के अधिकारियों के, स्वास्थ्य अधिकारियों की मदद करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है NRHM का क्षमता निर्माण के माध्यम से बेहतर प्रबंधन। तो NRHM के अंतर्गत गांव में नियुक्त स्वास्थ्य कर्मचारी जैसे कि ANM, आशा सहयोगिनी व अन्य अधिकारियों को स्वास्थ्य प्रबंधन व तकनीकी कौशल प्रदान किया जाता है, ताकि वे अपने ज्ञान व स्वास्थ्य संसाधनों को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सके। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी होता है NRHM के अंदर। फिर है सुविधाजनक फाइनेंसिंग। तो गांव के अंदर दोस्तों जो हॉस्पिटल होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कि सब सेंटर होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर होता है और फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर होता है, राइट। तो वहाँ पे पैसे उपलब्ध करवाना ये भी इसका एक पहलू है। मानव संसाधन प्रबंधन में नवाचार, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है उसमें इनिशिएटिव लेना भी NRHM का एक दृष्टिकोण होता है। NRHM की मदद से ANM व आशा वर्कर्स जो होते हैं वो दूर दराज के क्षेत्र में भेजकर ग्रामीण व्यक्तियों की देखभाल, स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। साथ ही उस स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई। फिर नागरिक भागीदारी और संलग्नता, यानी कि जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इंगेज होते हैं। मतलब गाँव के अंदर अगर कुछ स्वास्थ्य से संबंधित कुछ संरचनाएं बन रही है तो वहाँ पे लोग अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं किसी न की तरह के, और फिर गांव के स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के कार्य में स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद, स्थानीय आबादी के व्यक्तियों की मदद से स्वास्थ्य सेवाओं और अवसंरचना निर्माण, यानी कि बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसका डेवलप किया जाता है।
जिससे राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होती है। तो गांव वाले मिलकर के दोस्तों जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में थोड़ी हेल्प करते हैं, ठीक है, सरकार की कुछ रुपया पैसा देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से वो कहलाएगी नागरिक भागीदारी और संलग्नता, ठीक है। सरकार के जो स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम होते हैं उसमें भी सहायता करते हैं ये। आगे सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका इंग्लिश क्या है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य आच्छादन का मतलब यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है ना। और इस पर एक हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बना था। तो हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, देखो मैं आपको बताता हूँ कि जो WHO है ना, यूनाइटेड नेशंस का WHO है, उसने कहा था कि भाई सारे जो देश हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। तो सभी देशों ने अपने यहाँ पर कुछ विशेषज्ञ समूह यानी कि कुछ कमेटी वगैरह बनाई थी। तो भारत ने भी दोस्तों उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह बनाया, हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप बनाया, है ना। और 2010 में ये योजना आयोग की प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया गया था। इसका उद्देश्य था सभी भारतीयों हेतु सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्या फायदे थे? समानता स्थापित करना, स्वास्थ्य परिणाम में सुधार लाना, स्वास्थ्य प्रणाली में दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी लाना, वित्तीय सुरक्षा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना यानी कि जीवन बीमा वगैरह करवा के, है ना। स्वास्थ्य से क्षेत्र में नौकरी की संख्या बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना और गरीबी को कम करना। उत्पादकता में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यानी कि मतलब जितने भी कर्मचारी काम करते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे करके वो अच्छे से काम करें ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्पादकता बढ़े। तो फिर केसेस वगैरह कम आएंगी और लोगों को राहत मिलेगी बीमारियों से। फिर गरीबी को कम करना, ये भी UHC का उद्देश्य रहा। एक UHC के केंद्र बिंदु में कौन कौन सी बातें रहती हैं, है ना, देख लेते हैं। कि वंचित वर्गों को वित्तीय सेवा व वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित नियम बनाना, सामुदायिक भागीदारी तथा नागरिक संलग्नता, सिटीजन एंगेजमेंट, स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधनों की व्यवस्था करना, दवाई टीके तकनीक उपलब्ध करवाना, संस्थागत सुधार एवं प्रबंधन करना। दोस्तों ये है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के केंद्र बिंदु, ठीक है। ये आपको 10 नंबर में आ सकता है, ये 10 नंबर में आ सकता है। समझ में आ गया कि मतलब पूरी दुनिया में दोस्तों जो देश हैं वो अपने यहाँ पे स्वास्थ्य ऐसे संबंधित फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराए ताकि सभी का भला हो। तो उसके लिए भारत में एक कमेटी बनी थी, एक ग्रुप बना था, उसका नाम था HLEG 2010 में योजना आयोग के द्वारा बनाया गया। तो इसका पर्पज बता दिया मैंने और इसका केंद्र बिंदु में कौन कौन सी बातें शामिल होती है वो बता दिया। इसके अलावा मत याद करो। नोट, भारत ने HLEG हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप का गठन संयुक्त राष्ट्र के कहने पे किया था 12 दिसंबर को दोस्तों। इसलिए प्रत्येक वर्ष UN अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के रूप में मनाता है। तो हर साल है ना 12 दिसंबर को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे हम सेलिब्रेट करते हैं 12 दिसंबर को। अब दोस्तों देख लेते ये जो अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति चल रही है 2017 वाली चल रही है। इस नीति का उद्देश्य सभी लोगों को निवारक मतलब प्रिवेंटिव, बचाना बीमारियों से, बीमारी आने से पहले प्रयास करना, वो निवारक कहलाता है। जैसे कि कोरोना हुआ नहीं उससे पहले टीका लगा दिए तो निवारक उपाय कहलाता है वो। तुरंत प्रभावी व सस्ती व सुलभ चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान करना ताकि बिना वित्तीय समस्याओं के श्रेष्ठतम व गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय व स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के गोल्स क्या क्या है? स्वास्थ्य व्यय को यानी कि हेल्थ पर जो पैसा खर्च होता है तो उसको वर्तमान GDP के 1.15% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% करना। जीवन प्रत्याशा दर यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को 67.5, ये परसेंट नहीं है, से बढ़ाकर 2025 तक 70 करना। यानी कि भारत का अभी एक जो व्यक्ति है वो औसत 67.5 वर्ष जीता है। और अगर सरकार प्रयास करेगी, व्यक्ति खुद भी प्रयास करेगा, नशे वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, अच्छे से रहेगा, योगा करेगा, तो दोस्तों वो 70 साल तक जी सकता है। ये भारत सरकार की एक टारगेट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में। कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट को 2025 तक 2.1 स्तर तक ले के आना। तो मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है। तो भारत में तो अभी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि 203-4 बच्चे हैं वो औसतन हो जाते हैं, जिसकी वजह से तो जनसंख्या वृद्धि हो रही है। 2019 ईस्वी तक शिशु मृत्यु दर को 28 प्रति हजार तक लाना और मृत्यु दर को कम करना, ठीक है। तो शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको कहते हैं कि
जब बच्चा पैदा होता है और 5 साल तक होता है, उसके बीच में अगर बच्चा ख़त्म हो जाता है, ठीक है? तो जो बच्चे हैं, 1000 में कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि 0 से 5 वर्ष के भीतर मर गए, उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो भारत सरकार का ये लक्ष्य है दोस्तों, 1000 में 28 तक ये डेटा लेके आ जाए, है ना? मरने का जो डेटा है। 2025 तक भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 29 से 23 तक लाना। अगर आपको डेटा याद नहीं हो रहे, है ना? आपको डेटा याद नहीं हो रहे हैं, देखो शिशु मृत्यु दर और ये जो नीचे वाला डेटा है, 5 पॉइंट याद नहीं हो रहा, तो आप ये याद रख सकते हैं कि शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर दोनों को कम करना ये सरकार का लक्ष्य रहा है इसमें, और मातृ मृत्यु दर को भी कम करना सरकार का लक्ष्य रहा है। वर्ष 2025 तक बौनेपन की समस्या को 40% तक कम करना। बौनापन मतलब हाइट कम रहना, 40% से कम करना। 2025 तक नवजात मृत्यु दर, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी 28 से घटाकर 16 कर देना। वर्तमान 2025 तक दृष्टिहीन के रोगियों की संख्या को वर्तमान स्तर से घटाकर एक तिहाई कर देना। दृष्टिहीन मतलब ब्लाइंडनेस की जो समस्या, उसको भी उनके रोगियों की संख्या कम करना। 2018 तक कुष्ठ रोग, 2017 तक कालाजार, 2017 तक लिम्फेटिक फाइलेरियसिस मतलब जिसको हाथी पाँव जो बोलते हैं अपन, को इरिडिकेट करना, खत्म करना भारत से, ये लक्ष्य है। 2025 तक हृदय रोग, मधुमेह रोग, कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या में 25% की कमी लाना। 2025 तक क्षय रोग का उन्मूलन करना। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 50% बढ़ाने का लक्ष्य करना। फिर वर्ष 2025 तक 1 वर्ष के 90% बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करना, है ना? कंप्लीट वैक्सीनेशन करने का जोर है सरकार का। वर्ष 2025 तक 90% बच्चों का जन्म नर्सों के निगरानी में कराए जाने का लक्ष्य है। तंबाकू के प्रयोग को 2025 तक 30% की कमी लाना। तंबाकू का प्रयोग जो है 30% उसमें कमी आएगी। वर्ष 2020 ईस्वी तक व्यावसायिक चोट की घटनाओं में 50% की कमी लाना। वर्ष 2020 तक सभी राज्यों को अपने बजट का 8% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करना। वर्ष 2025 तक परिवारों के स्वास्थ्य व्यय में 25% की कमी लाना। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको किस में लिखने हैं? राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंदर ये सब पॉइंट आपको लिखने हैं। इसके अलावा इस नीति के तहत सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार किया जाएगा। स्वास्थ्य प्रणाली को समृद्ध बनाने हेतु अवसंरचनात्मक विकास करके, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह बना करके, सड़कें वगैरह बना करके, है ना, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही आधुनिक चिकित्सकीय मशीनें अब सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई जाएगी, यानी कि जो जैसे कि आईसीयू के अंदर बहुत ही हाईटेक और मॉडर्न फैसिलिटीज़ की जो इक्विपमेंट होते हैं, मशीन्स होती हैं, उसको प्रोवाइड कराना, ये भी इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का टारगेट है। पर्यावरण, अब ये वाला पॉइंट थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं। प्राचीन समय से ही मानव प्रकृति के बीच अन्योन्य आश्रितता के संबंध रहे, यानी कि इंटरडिपेंडेंसी, यानी कि प्रकृति पर ही तो मतलब डिपेंड रहता है इंसान जीने के लिए। समय के साथ मानव ने प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने के डोमिनेंस स्थापित करने की कोशिश की है, जिससे कि वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग व जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं सामने आई है। अतः नीति निर्माताओं द्वारा पर्यावरण अनुकूलन नीतियां बनाई जाने की आवश्यकता है। ये पर्यावरण वाले पॉइंट में, है ना, ये अपने को याद रखना है। पर्यावरण का क्या महत्व है हमारे लिए? तो 2 तरह से लाभ प्रदान करता है। एक तो प्रत्यक्ष लाभ, जिसमें लकड़ी, गोंद, शहद, जल, आवास, भोजन, ये सब मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट में। इनडायरेक्ट बेनिफिट में आध्यात्मिक सुख, स्पिरिचुअलिटी, हैप्पीनेस, है ना, प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और फिर प्राकृतिक सुंदरता, जैसे कि आप जैसे कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं, वहाँ पर अच्छे जानवर देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, तो आपको प्राकृतिक सुंदरता के अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। और एक सांस्कृतिक लाभ, यानी कि काफ़ी सारे जो जनजातियाँ हैं, सभ्यता हैं, वो जंगलों में ही पली बड़ी हैं, तो सांस्कृतिक लाभ भी मिलता है। आध्यात्मिक सुख, यानी कि हमारे जो संत होते थे वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, संत, ऋषि, मुनि, इन्होंने तपस्या कहाँ पे की है? जंगलों के अंदर ही तो की है, तो आध्यात्मिक सुख भी मिलता है, ठीक है, और शांति मिलती है जंगलों के अंदर। ये इसके अप्रत्यक्ष लाभ है। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण में जलवायु संतुलन, मुद्रा निर्माण, ये मुद्रा निर्माण ये काट देना आप। इसके अलावा स्वास्थ्य, पर्यावरण में जलवायु संतुलन, पानी की गुणवत्ता बनी रहती है, जिससे मानव का अस्तित्व बना हुआ है। मृदा निर्माण है, ये मृदा निर्माण है गाइज, सॉइल फॉर्मेशन। तो जलवायु संतुलन भी होता है। देखो, एक स्वस्थ पर्यावरण होता है ना कहीं किसी जगह पर, तो वहाँ पे क्या होता है कि जलवायु संतुलन, क्लाइमेट आपको बैलेंस में मिलेगा, और प्लस वहाँ पे मृदा निर्माण होता रहेगा अच्छे से, और पानी की वहाँ पे क्वालिटी अच्छी बनी रहती है। ये स्वस्थ पर्यावरण का
विशेषता होता है, तभी तो मानव का अस्तित्व बचा हुआ है। पर्यावरण का विकास के साथ में संबंध पढ़ लेते हैं। निश्चित रूप से औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बढ़ने से मानव का जीवन स्तर बढ़ा है, प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस विकास का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रकृति का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब डिक्लाइन, क्षति, नुकसान। जन समूह को रोजगार देने और गरीबी में कमी के लिए पर्यावरण की गुणवत्ता और लक्ष्यों के बीच समझौता किया जा रहा है। पर्यावरण तक पहुंच बिना भेदभाव के सबको, अतः गिरते हुए पर्यावरण की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति की नहीं है। दुरुपयोग, आवश्यकता से अधिक उपयोग प्रकृति में असंतुलन पैदा करता है। तो हमें संसाधनों का दुरुपयोग, मिसमैनेज नहीं करना है और आवश्यकता से अधिक उपयोग भी नहीं करना है। और अपने अंदर सुधार लेके आओ यार, सुधार लेके आओगे, सुधरोगे आप लोग, ठीक है। जैसे कि पॉलीथीन कम यूज़ करना है ना, और किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाना, पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो दोस्तों सुधार होगा कहीं ना कहीं। नेचर के साथ में अपन ज़्यादा वर्षों तक जी सकते हैं, अदरवाइज इंसान का जो अस्तित्व है वो कम ही सालों के लिए है। विधायी और नीति विकास देख लेते हैं। तो किस तरह से कानून और पॉलिसी बना करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में घटता भूजल स्तर व मृदा प्रदूषण, राजस्थान में घटती अरावली की पहाड़ियाँ, घटती प्राकृतिक झीलें, और विदर्भ जो कि दोस्तों महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा सूखा पड़ता है। मुंबई व दिल्ली में बढ़ते कचरे के पहाड़, चंद्रपुर जो कि महाराष्ट्र में भारत में सबसे प्रदूषित शहरों में एक है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सीमेंट फैक्ट्रियाँ, कागज उद्योग, विस्फोटक उद्योग, वस्त्र फैक्ट्रियाँ और खनन कंपनियां स्थित है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, ठीक है। तो इन शहरों को देखने की आवश्यकता है, किस प्रकार से हम मतलब पर्यावरण को इग्नोर करके सिर्फ विकास और पैसे कमाने पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे लोग श्वसन संबंधी बीमारियों से यहाँ पे ग्रसित रहते हैं। भारत में ताप विद्युत संयंत्र यानी कि जो थर्मल इलेक्ट्रिक प्लांट है हमारे, जहाँ पर है ना पानी को गर्म करके बिजली बनाई जाती है, वहाँ पर अधिक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन व राख के निकलने से पर्यावरण दूषित हुआ है। साथ ही इससे निकले गंदे पानी को नदियों में सीधा प्रवाहित करने से जलीय पारितंत्र पर नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा पराली फसल काटने के बाद में जो कचरा बचता है उसको पराली कहते हैं। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का जो किसान है पराली जलाते हैं, जिससे कि दिल्ली, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत की जो वायु है सर्दियों में प्रदूषित हो जाती है। 2021 में दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर कचरे की पहाड़ी में स्वतः ही खुद ही आग लगी वहाँ पे, ठीक है। और 10 किलोमीटर का एरिया है वो प्रभावित हुआ था। और वहाँ पे दोस्तों 2-4 किलोमीटर के एरिया में हर घर के अंदर वहाँ पे टीबी के है ना और दमे के पेशेंट मिलेंगे कचरे के पहाड़ के आसपास। तो दिल्ली में हालत खराब है अभी। ऐसा ही देवनार जो कि महाराष्ट्र में कूड़े के पहाड़ से निकली हानिकारक गैसों के कारण स्थानीय लोगों में अनेक बीमारियां फैल गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण हेतु किए गए प्रयास देख लेते हैं। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में किया गया था 1972 में, फिर पृथ्वी सम्मेलन जिसको अर्थ समिट भी कहते हैं 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में हुई थी। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, ऑस्ट्रिया की राजधानी मॉन्ट्रियल, ठीक है। और ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों में कमी लाने के उद्देश्य से किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जापान के क्योटो शहर में हुआ और इसका मकसद था ग्रीन हाउस गैसों की संख्या में कमी लाना। फिर रियो प्लस 10 सम्मेलन हुआ दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में। फिर पेरिस सम्मेलन हुआ फ्रांस में, ठीक है, 2015 में, जिसमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपनाए गए थे, 17 सतत विकास के लक्ष्य अपनाए गए थे पेरिस सम्मेलन में ही। इन सभी सम्मेलनों से पर्यावरण और मानव के बीच स्वस्थ संबंधों को स्थापित करके ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा कम करने को, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों की मात्रा कम करने व पर्यावरण संरक्षण के प्रति विकसित, विकासशील व अल्प विकसित देशों की जिम्मेदारियां तय की गई है। भारत में भी जो गैर सरकारी संगठन में न्यायिक सक्रियता के कारण पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। अब देखो भारत के अंदर जिस तरह से पर्यावरण के पर नुकसान हो रहा है, ठीक है, लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी सारे जो एनजीओ है, ठीक है, वो भी मतलब कोर्ट में जा कर के, है ना, कोर्ट में जा कर के पीआईएल दर्ज करते हैं और कोर्ट है फिर संज्ञान लेता है ना। तो इसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविटीज़म, यानी कि या तो कोर्ट खुद संज्ञान ले ले पर्यावरण समस्या पर, या फिर लोग है पीआईएल डाल दे, तो फिर पर्यावरण की समस्याओं को हल किया जाता है। जैसे कि 2001 में दिल्ली में सभी बसों को डीजल से सीएनजी बसों में बदल दिया गया था 2001 में। तो ये न्यायिक सक्रियता यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म का ये एग्जाम्पल है कि जो कोर्ट है वो खुद ही आकर के पर्यावरण की समस्याओं को हल करे, ठीक है, वो न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा 2011 में रंगीन पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था दिल्ली में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने आदेश दिया कि दिल्ली एनसीआर में 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ियों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, याद रखना।
दिल्ली, मुंबई, जयपुर में अब दिवाली पर ग्रीन क्रैकर्स चलाने की अनुमति होगी। अब ग्रीन क्रैकर्स क्या होता है? पटाखे तो होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो दोस्तों जो केमिकल्स होता है, ठीक है, उनकी जो मात्रा होती है वो कम होती है। जैसे कि कैडमियम है, बेरिलियम है ना, ये सब ये कम होता है उसके अंदर। टिकाऊ विकास के साथ वर्दी। टिकाऊ विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम टिकाऊ विकास करके ही वास्तव में प्रकृति को बचा पाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे अनसुलझे हैं, जैसे कि सरदार सरोवर बांध का मुद्दा। सरदार सरोवर मतलब जो नर्मदा नदी पे बना है दोस्तों, इससे क्या है मतलब वहाँ के प्राणों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फिर कानपुर की चमड़े की कारखाने, यहाँ से काफ़ी गंदगी निकलती है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उत्सर्जन व्यापार कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में कमी करना था। भारत में पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट शुरू किया गया, जिसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले उस प्रोजेक्ट द्वारा पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ेगा उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो देखो कहीं पर अगर लंबा चौड़ा हाईवे बन रहा है, ठीक है, तो उस हाईवे को बनने से पहले दोस्तों वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो अथॉरिटी है वो चेक करते हैं कि इससे कितने पेड़ कटेंगे, कितने जानवर प्रभावित होंगे। तो ऐसा जो मूल्यांकन है वो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन कहलाता है। 2011 में राष्ट्रीय पर्यावरण मूल्यांकन एवं निगरानी प्राधिकरण यानी कि नेशनल इन्वायरमेंट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग मेंटेनिंग अथॉरिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी की स्थापना की गई 2011 के अंदर, जो चल रहे प्रोजेक्टों को संरक्षण हेतु दिशा निर्देश देती रहेगी। तो कुल मिला के कंक्लूजन में लिख सकते हैं 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निश्चित ही भारत के औद्योगिक विकास में वृद्धि हुई है, लेकिन भारत का पर्यावरण वर्तमान में संकट में है। अतः नीति निर्माताओं का टिकाऊ विकास करने हेतु उचित नीतियों कानूनों का निर्माण करना होगा, ताकि पर्यावरण का निम्नीकरण यानी कि उसका क्षरण हो, डिग्रेडेशन ना हो। तो जो हमारे जो बड़े बड़े जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो हमारे नेता लोग होते हैं, नागरिक समाज है, ठीक है, ये सब मिलकर के पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएंगे, निश्चित रूप से पर्यावरण बचेगा। लेकिन अगर इसी तरह से हम पर्यावरण को बर्बाद करते रहे, ठीक है, और अपने अंदर सुधार नहीं लाए अपन में, तो इंसान का जो अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो खतरे में है फिर, ठीक है, अन्य जानवरों की ही बात ही। तो दोस्तों इस तरह से ये जो चैप्टर नंबर 9 था ये मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट करवा दिया। मिलते हैं चैप्टर नंबर 10 में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।